बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डाल्टन्स लॉ के कंसेप्ट को समझा, उसके डिफरेंट डेरिवेशंस को समझा और उसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ एमसीक्यूज को भी जो है डिस्कस किया जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहां-कहां अपनी एप्लीकेशंस दिखाता है, कहां-कहां इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है हमारे पास प्यारे बच्चों वो है जी कलेक्शन ऑफ गैसेस। कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर, ठीक है। तो पानी के ऊपर गैसेस को कलेक्ट करने में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के इस्तेमाल को अब हम क्या करेंगे, समझेंगे। अब ये मेथड है क्या, हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आई। तो प्यारे बच्चों, लेबोरेटरीज में जब हमने केमिकल रिएक्शंस करने होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडी करनी होती है, तो उसके लिए हमें गैसेस की जरूरत होती है। अब गैसेस को डिफरेंट मेथड से कलेक्ट किया जाता है एंड यू नो वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट गैसेस इज देयर कलेक्शन ओवर वाटर। कि सबसे बेस्ट एक तरीका है जिसमें हम गैसेस को पानी के ऊपर जो है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इस मेथड में गैसेस को कलेक्ट किया कैसे जाता है उसको समझते हैं, देन हम बात करेंगे कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इस मेथड में कहां पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए जी, तो होता ये है कि इस मेथड में मेरे पास एक जी फ्लास्क है, ठीक है, ये इस तरीके से, और इस फ्लास्क में प्यारे बच्चों हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं उसको डाल दिया जाता है, ठीक है। और ये इसको एक कॉर्क के जरिए जो है ना, कॉर्क, ठीक है, कॉर्क आप कह लो, ढक्कन ही कह लो, ठीक है, उसके जरिए बंद किया जाता है और उस कॉर्क में से जनाबे वाला एक ट्यूब जो है वो क्या हो रही होती है, पास कर रही होती है ऐसे, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई, ट्यूब। क्लियर है बात। अब प्यारे बच्चों होता क्या है, ये ट्यूब जनाबे वाला जाती है, एक टब होता है हमारे पास, उसके अंदर, टब के अंदर क्या भरा होता है, पानी, और एक मेरे पास होता है गैस जार, उसको मैं पानी से भर के इस टब के अंदर क्या कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, ठीक है। और ये ट्यूब जनाबे वाला सीधा इस गैस जार के अंदर जाएगी, ये ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ रफली सा क्या कहते हैं आ गया अपरेटस गैसेस को वाटर पे कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सारे में क्या भरा होता है, पानी, ये सारा क्या भरा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। और ये गैस जार भी जो है ये भी सारा किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब होता क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने रिएक्टेंट लिया है जिंक मेटल, और जब मैं HCl का रिएक्शन करवाऊंगा, आपको पता है जब एक मेटल एसिड से रिएक्ट करती है वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनेगा, साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे निकलेगी। मैंने इनको इधर डाला तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो निकली, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आएगी, ट्यूब से घूमती घूमती फ्लो करती करती वो यहाँ पे आके आ जाएगी, ठीक है। अब जनाबे वाला आप जानते हो गैसेस की डेंसिटी लिक्विड से होती है कम, तो ये गैस बबल्स बनकर ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पर ये गैस के मॉलिक्यूल जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होना शुरू होंगे वो वाटर के ऊपर प्रेशर लगाएंगे और पानी को जो है वो नीचे धकेल देंगे, ठीक है। तो ये जनाबे वाला यहाँ से पानी के आगे नीचे, और यहाँ जो है गैस के मॉलिक्यूल्स वो क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, गैसेस को वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हो। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक मसला है। मसला क्या है, मसला ये है कि ये जो यहाँ पे आपको गैस के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं ये प्योर उस हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल नहीं है, यानी इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ ये वाटर वेपर्स भी जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी ये अब ड्राई गैस नहीं रही बल्कि ये एक मॉइस्ट गैस बन चुकी है, यानी इसमें वाटर वेपर का प्रेशर भी लग रहा है और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो मेरे पास अब ये गैस कौन सी है, ये मॉइस्ट गैस है, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, ठीक है। इसको मैंने अगर निकालना है
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डाल्टन लॉ ने कहा था कि अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टेंट गैसेज है तो आप क्या करोगे, उन दोनों जो गैसेज आपके मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर को सम कर दो तो आपके पास टोटल मिक्सचर ऑफ गैसेज का प्रेशर आ जाएगा। अब अगर मैंने इस मिक्सचर का प्रेशर निकालना है मोइस्ट गैस का तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्राई गैस जो हाइड्रोजन है उसका पार्शियल प्रेशर प्लस वाटर वेपर के पार्शियल प्रेशर को जमा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास यहां पे इंप्लीमेंट होता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब प्यारे बच्चों हमने क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस के लिए मेरे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस बराबर है प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, अब अगर आप इस टोटल प्रेशर में से मोस्ट गैस में से पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को माइनस कर दो तो आपके पास उस हाइड्रोजन गैस या कोई भी ड्राई गैस जो है उसका प्रेशर आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है ना, इसको हम बोलते हैं एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक्वस टेंशन क्या है, The partial pressure exerted by the water vapors is called aqueous tension। सिंपल सी बात है, partial pressure exerted by the water vapors is known as aqueous tension। के जो वाटर वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इसे आप क्या बोलोगे, एक्वस टेंशन। एक चीज और याद रखनी है, एक्वस टेंशन की हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू होती है एक खास फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं टेम्परेचर को लूं डिग्री सेल्सियस में और इस प्रेशर को लूं किसमें, टॉर में। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स को, और जिसे क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। ठीक है, तो डिफरेंट टेम्परेचर पर इसकी डिफरेंट फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसकी वैल्यू है 4.6। अगर आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसकी वैल्यू होती है 4.8। अगर आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर तो इसकी वैल्यू होती है 9.2। इसी तरीके से जनाब वाला अगर आपके पास टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 13.8। तो और प्यारे बच्चों अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करो यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करो तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 23.8। ठीक है, इसी तरीके से अगर 50 डिग्री सेल्सियस की बात करो तो एक्वस टेंशन की वैल्यू होती है 92.4। और अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे बात करो तो ये होती है 658 टॉर। यानी पता क्या चला कि एक्वस टेंशन की वैल्यूज फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स्ड हैं। अब अगर आपको न्यूमेरिकल दे सकता है, अगर आपको प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस दे दे, लेट्स सपोज वो कहता है आपके पास प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस 400 टॉर है, बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई गैस का प्रेशर क्या होगा। आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे एक्वस टेंशन क्या है, 23.8। आप उस टोटल प्रेशर में से 23.8 को माइनस करो तो आपका प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आ जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जब आप गैसेस को कलेक्ट करते हो वाटर के ऊपर, एक चीज याद रखनी है, इसको ना वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है देखो जब ये गैस यहाँ पे जाके ऊपर कलेक्ट होती है तो ये वाटर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट दिस वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो जब आप इस मेथड से गैसेस को कलेक्ट करोगे तब आपको ये पार्शियल प्रेशर और ड्राई गैस निकालने में ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नजर आएगा। समझ आ गई बात की। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, वो है रेस्पिरेशन में इसका इस्तेमाल। अच्छा अब बात को ना जरा गौर से समझना है, ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। अब हम ना अपनी डेली लाइफ में बड़ी एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, देखो मैं जैसे बोल रहा हूँ, आप बातें करते हो, देखते हो, चलते हो, फिरते हो, भागते हो, दौड़ते हो, काफी एक्टिविटीज करते हो। अब ये एक्टिविटीज आप क्यों कर पाते हो, क्योंकि आपको एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। यानी एक्टिविटीज करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है, जो खुराक आप खाते हो। अब जब आप खुराक खाते हो ना, जो भी आप जो है रोटी खाते हो, चावल खाते हो, या कोई भी ब्रेड है, टोस्ट है, अंडे वगैरह है, सब्जियां, फल खाते हो,
तो इनके अंदर होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। उन मॉलिक्यूल्स को हमारे सेल तोड़ते हैं, उनको ब्रोकन डाउन करते हैं और उससे एनर्जी निकालते हैं और उस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में जखीरा करते हैं। ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी वो प्रोसेस जिसमें खुराक में मौजूद मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है और उससे निकलने वाली एनर्जी को बॉडी में जखीरा किया जाता है और उस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम फिर अपनी डेली की जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको सरंजाम देते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक छोटी सी इक्वेशन लिखता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास जो है मॉलिक्यूल है C6H12O6। ठीक है, इसमें आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है और इससे क्या निकाली जाती है, एनर्जी। ठीक है, और साथ क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, लेट्स सपोज हमने खुराक खाया उसमें है, उसको तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में और उससे एनर्जी निकलती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज करने के लिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक एरोबिक, दूसरी एनारोबिक। एरोबिक वो है जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, अब मोस्टली जो होती है वो एरोबिक होती है। अब जरा गौर से समझना, सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा हो रही है। ठीक है, यही वजह है कि हम कहते हैं हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं पैदा होगी तो हम अपनी एक्टिविटीज नहीं करते, मतलब लाइफ खत्म है। इसलिए हम कहते हैं लाइफ के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। समझ आ रही है बात की। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अब हमने क्या करना है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, बाहर से हमें ऑक्सीजन चाहिए ताकि हम अपना सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकें। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बन रही है ये हमारे लिए हार्मफुल है, यानी हमने इसको बॉडी से बाहर निकालना है। अब यहाँ पे प्रोसेस आता है ब्रीथिंग का। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन की अगला प्रोसेस आता है ब्रीथिंग का। ठीक है, ब्रीथिंग, इसको कहते हैं उर्दू में सांस लेना। ठीक है, अमले तनफ्फुस, सांस लेना। इसमें क्या किया जाता है कि हम बाहर की एटमॉस्फेरिक हवा को अपने फेफड़ों के अंदर, बॉडी के अंदर लाते हैं, फिर उस हवा में से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुई है उसको उस हवा में शामिल करते हैं और फिर उस हवा को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। समझ आ रही है बात की। अब इसके ये जो दो प्रोसेस हैं इसे कहते हैं इनहेलेशन, इनहेलेशन, और दूसरा जो है उसे बोलते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है, सांस को अंदर लेके आना, यानी हवा को अंदर लेके आना ताकि हम उससे ऑक्सीजन को निकाल सकें और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पा सकें। और एक्सहेलेशन क्या होता है, उस हवा को फिर बाहर निकाल देना। यहां तक बात क्लियर है। अब हमने जरा इस प्रोसेस को समझना है कि ये जो हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस है ये कैसे हो रहा है, और फिर वहां पे जाके हम बात करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की कि वो कैसे वहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका जो पूरा एयर पैसेज वे है ये आपको ना 10th की बायो की बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका आई थिंक गालबन पहला या दूसरा चैप्टर है, एयर पैसेज वे पूरा टॉपिक वहां पे तसल्ली से बना हुआ है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन डिटेल में है। ठीक है, मैं आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूं, होगा क्या। देखो, ये पहली होती है हमारी नेजल कैविटी। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, नेजल कैविटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक फेरिंक्स आ जाता है, फिर लेरिंक्स आ जाता है, फिर ट्रेकिया, और ये हमारी जो है ये आगे डिवाइड हो जाएगी इससे, और ये ऐसे। चलो, ये है हमारा एयर पैसेजवे। इसमें सबसे पहले क्या आती है, नेजल कैविटी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा फेरिंक्स, फिर जनाबे वाला ये आपका जो पार्ट आपका ये नजर आ रहा होगा, ये वाली हड्डी, इसे बोलते हैं वॉइस बॉक्स, लेरेंक्स। ठीक है, लेरेंक्स। देन आपके पास ये आ जाता है ट्रेकिया, हवा की नाली बोलते हैं इसको। ट्रेकिया आगे डिवाइड होता है इनमें ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई आगे डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स के एंड पर आपको सेलुलर सैक्स मिलती हैं, सेलुलर
सेक्स थैलियां मिलती हैं जिन्हें आप क्या बोलते हो, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। और अगर मैं जरा लंग्स बना दूं वो यहाँ पे ऐसे होंगे हमारे पास, ठीक है। ये आपका एक लंग आ गया और ये आपका जो है वो दूसरा लंग आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास जनाबे वाला ऐसे है, ये आपका कोई एयर पैसेज वे है। अब होता क्या है, हवा यहाँ से ऐसे दाखिल होती है नेजल कैविटी से आपके नोस्ट्रिल्स के जरिए, फेरेंक्स में आएगी, फेरेंक्स से लेरेंक्स में, फिर ट्रेकिया में आएगी, ट्रेकिया से होती हुई ब्रोंकाई में जाएगी और फिर ब्रोंक्यूल्स में आएगी। ब्रोंक्यूल्स के एंड पे छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। अब जरा मैं एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बना दूं तो ये मेरे पास, अगर मैं इसको जूम करूं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे, ये, ठीक है। ये क्या है जी, मेरे पास एल्वियोलाई, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, गैस हवा जो है मैंने जब इनहेल किया वो हवा होते 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 यहाँ पर आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गई, एयर। अब एक चीज याद रखनी है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो दिल से, कहां से, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सी है जनाबे वाला, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे हम क्या कहते हैं, यानी उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऐसा ब्लड, वो लेकर कहां आती है, यहाँ पर। और यहाँ पर आकर ना पल्मोनरी आर्टरी ऐसे डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में, और वो कैपिलरीज जो है वो इसको क्या कहती हैं, एल्वियोलाई के गिर्द मौजूद होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी नालियां, ये क्या है, कैपिलरीज, क्या है, कैपिलरीज। यानी टोटल मिला के बात क्या हुई कि ये सारा एयर पैसेज वे है, एंड पे आ गया एल्वियोलाई। एल्वियोलाई थैलियां हैं, थैलियों के गिर्द कैपिलरीज होती हैं, खून की छोटी छोटी नालियां होती हैं, ठीक है, जिन्होंने इस एल्वियोलाई को क्या किया होता है, घेरा होता है। यहाँ पर एक्चुअली आपकी क्या होगी, गैसेस एक्सचेंज होता है और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल होता है। अब होता कैसे है, जरा उस बात को समझना है। देखो ये कैपिलरीज है ना, जो ये बारीक बारीक नालियां होती हैं, इनकी जो दीवारें हैं वो भी बहुत बारीक बारीक होती हैं, मतलब सेमी परमिएबल होती हैं, और इनके अंदर से जो मटेरियल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। अब जो हवा बाहर मौजूद है एटमॉस्फेयर में, उसका प्रेशर कितना होता है, 1 atm। आपको पता है ना, सी लेवल पर हवा का जो प्रेशर है वो क्या है, 1 atm हवा का। अब आपको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, यानी एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गोन भी है, हीलियम भी है, डिफरेंट गैसेस। अब ये जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी ये कितने के इक्वल होता है, 760 टॉर के इक्वल, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है ना वो होता है 159 टॉर। याद रखना है कि जो बाहर की हवा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, जो हमें सी लेवल पे मिलती है, इसमें से टोटल जितनी भी गैसेज हैं उनके पार्शियल प्रेशर को जमा कर दो तो 760 टॉर है। इसमें जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कितना है, 159 टॉर, ठीक है। अब यानी ये जो हवा हमने यहां से ऐसे सूंघी उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना था, 159 टॉर, ठीक है। अब जब ये गैस जनाबे वाला यहाँ आ जाती है लंग्स के अंदर, ये लंग्स के अंदर यहाँ पे इसका प्रेशर हो जाता है 116 टॉर, ठीक है। कितना हो जाता है, 116 टॉर। उसके बाद जब ये गैस होती होती एल्वियोलाई के अंदर आ जाती है, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कितना हो जाता है, 104 टॉर, ठीक है। अब ये प्रेशर में कमी क्यों आ रही है, इसकी रीजन प्यारे बच्चों ये है कि जैसे जैसे गैस जो हवा अंदर आती है इसको ह्यूमिडिफाई किया जाता है, नमी दी जाती है, मॉइस्चराइज किया जाता है। और आपको पता है जब मॉइस्चराइज किया जाता है मतलब उसमें वाटर वेपर्स भी शामिल हो जाते हैं, फिर वाटर वेपर्स का प्रेशर आ जाता है, यानी एक्वस्टेंशन का फैक्टर आ जाता है। फिर जब उसको तो जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन का प्रेशर है ये क्या हो जाता है, यहाँ तक आते आते रिड्यूस हो जाता है 104 तक। एक रीजन तो इसकी ये है, ठीक है। और दूसरी रीजन इसका प्रेशर कम होने की ये है कि अभी हम देखेंगे कि ये यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ये ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड के अंदर जाएगी। अब कंटिन्यूअस जो है वो डिफ्यूजन होती रहती है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ज्यादा ब्लड में चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम तो ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम। समझ आ रही है? तो एक चीज याद रखनी है कि जो बाहर की हवा थी वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर 159 था,
लंग्स में 116 टॉर और एल्विलाई के अंदर आएगी तो कितना हो जाता है 105 टॉर। क्लियर है बात। और ये प्रेशर में जो कमी है उसकी दो वजह है, एक तो वाटर वेपर्स का मिल जाना, दूसरा यहाँ से कंटिन्यूअस इसकी जो डिफ्यूजन है। अब वो डिफ्यूजन कैसे होती है, देखो बच्चों, एल्विलाई में जो अब हवा है और उस हवा में ऑक्सीजन है, उसका प्रेशर है 104 टॉर। और ये जो हमारे पास कैपिलरीज में जो ब्लड है, इसमें क्या है ब्लड, और ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो होता है 65 टू 100 टॉर। ठीक है। अब ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, इधर एल्विलाई में जो हवा है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, तो जिसकी वजह से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन क्या हो जाती है डिफ्यूज, यानी ऑक्सीजन यहां से डिफ्यूज करके कहां आ जाएगी ब्लड के अंदर। यहां पर हम कहते हैं कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो डिफ्यूजन हमेशा तभी होती है गैसेस का अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मुंतकिल होना। एल्विलाई के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है 104 टॉर है, ज्यादा है। जो कैपिलरीज में ब्लड है उसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो है 65 टू 100 टॉर, कम है, तो ज्यादा प्रेशर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहां आ जाएगी ब्लड के अंदर। सेम इसी तरीके से ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है, और ये जो एयर है इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है वो क्या होता है कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से डिफ्यूज करके कहां चली जाती है हवा के अंदर। फिर हम क्या करते हैं एक्सहेलेशन, और इस हवा को यहाँ से जो है वो बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। सो ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, so we say that Dalton's law of partial pressure is applicable in the process of respiration. I hope आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है। अब देखो ना, क्योंकि कंटिन्यूअसली यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होती जा रही है, इधर ब्लड के अंदर हवा आई, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है, ऑक्सीजन इधर ब्लड में आती जा रही है, तो यानी यहाँ पर जो हवा में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहे हैं, यानी उसका प्रेशर कम होता जा रहा है। तो इसलिए 159 टॉर स्टार्ट में होता है जब नेजल कैविटी में हवा आती है, तो एल्विलाई में आते आते वो क्या हो जाता है कम हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आगे डिफ्यूज होते जा रहे हैं। लेकिन ये डिफरेंस ग्रेडियंट रहता है कि एल्विलाई में ज्यादा होगा, ब्लड में कम होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होके ब्लड के अंदर जाएगी। ठीक है। अब अगर मैं एक छोटी सी और बात करूं, इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर। ठीक है, एक्सहेल्ड एयर, अगर मैं इसमें परसेंटेज की बात करूं ना, जो हवा हमारे अंदर आती है ना उसमें जो ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन, ठीक है, वो होती है 21%, और जो हवा हम बाहर निकालते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है 16%। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, जो हवा हमारे अंदर आती है उसमें 0.04% होती है, और जो हवा हम बाहर निकालते हैं उसमें कितनी होती है 4%। ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो 79% इनहेल्ड में ही होती है और 79% वो क्या होती है एक्सहेल्ड एयर में भी होती है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जो हमारी ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होकर हमारे ब्लड में आती है, हम हवा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से जो है वो बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है जी कि हाई एल्टीट्यूड पे बुलंदी के ऊपर ब्रीथिंग के प्रोसेस में कैसे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो इंप्लीमेंट होता है। ठीक है। तो तीसरी एप्लीकेशन है ब्रीदिंग एट हाई एल्टीट्यूड। ठीक है। तो इसको जरा समझेंगे, इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए जो हम पहले पढ़ के आए हैं। अभी जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि 1 atm पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी लेवल पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना होता है 159 टॉन। अच्छे तरीके से याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप जानते हो कि सी लेवल की बात करूं मैं सी लेवल पे, तो यहाँ पे हवा का प्रेशर कितना होता है 1 atm, और 1 atm आपको पता है 760 टॉर के इक्वल होता है। ठीक है। फिर आप जानते हो जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये क्या होता जाता है कम। ठीक है। यानी अगर मैं बुलंदी की तरफ जाऊं और तकरीबन 8000 फीट तक जाऊं, ठीक है, तो ये प्रेशर रिड्यूस होके 0.75 atm तक रह जाता है। इसको आप टॉर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर मैं मजीद ऊपर जाऊं, यानी अगर मैं 33,000 से
1000 फीट तक अगर बुलंदी पे जाऊं तो ये रह जाता है 0.18 atm प्रेशर। ठीक है, यानी आप जानते हो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं गैसेस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स कम तो प्रेशर कम। अब जब हवा का प्रेशर कम हो रहा है, जब हवा का प्रेशर कम हो रहा है तो हवा में मौजूद जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गोन है, नाइट्रोजन है, उन सब के पार्शियल प्रेशर भी क्या होते जा रहे हैं, कम। ठीक है, अब जब ये कम हो गया, मतलब देखो हवा का प्रेशर था 1 atm, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का प्रेशर था वो था 159 टॉप। ठीक है, जो हमारे लिए सांस लेने के लिए बिल्कुल मुनासिब है, हम इजीली सांस ले सकते हैं। अब जब ऊपर गए तो हवा का प्रेशर कम हो गया, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो भी कम हो जाएगा, और यहाँ जाके तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से, और आप जानते हो कि सांस लिया ही कब जाता है, जब पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस हो। ठीक है, ऑक्सीजन का हवा में ज्यादा हो, ब्लड में कम हो, तो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होके कहाँ आएगी, ब्लड में। अब जब हम ऊपर जाते हैं जनाबे वाला, वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में क्या आती है, तंगी। ठीक है, अब जो हमारे पास जेट है, एरोप्लेन वगैरह है, ठीक है, वो इस बुलंदी पे जो है फ्लाई करते हैं 33,000 से 42,000 फीट के ऊपर नॉर्मली। तो हमने ये समझना है कि हवाई जहाज के अंदर जो उसका इंजन है, जेट इंजन है, उसमें ऐसी कौन सी तब्दीली की जाती है, कैसा मैकेनिज्म रखा जाता है कि जिससे जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं या पायलट है, उनकी जो एयर प्रेशर है उसको क्या किया जाता है, मेंटेन। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास हवाई जहाज साहब होते हैं, ठीक है, ये ठीक है, और ये इसके नीचे ये एक इंजन सा आपको नजर आता है। ठीक है, इसमें पर लगे होते हैं, क्लियर है, ये जनाबे वाला, ये ऐसे पूरा हो गया। चलो जी, ये ऐसे। अब ये जो इसका पूरा इंजन होता है ना, जेट इंजन, इसके अंदर ना दो काम होते हैं, मेन मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये होता है कि इसमें जो हवा सामने से आ रही होती है ना, उसके बड़े हिस्से को, बड़ा हिस्सा हवा का यानी मेजर पोर्शन जो है वो वैसे ही पीछे निकाल दिया जाता है, और वो इस एंगल से निकाला जाता है कि जिससे ना हवाई जहाज को एक थर्स्ट मिलता है, मतलब झटका मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको बैलून है ना, बैलून हवा से भरा हुआ है, उसके नीचे आप जो है वो क्या करो, सुई चुपाओ, तो हवा पीछे निकलेगी, बैलून आगे की तरफ भागेगा। सेम इसी तरीके से इसका जो एरोप्लेन का जब हवा आती है तो मेजर हिस्सा जो है वो पीछे की तरफ निकाल दिया जाता है, हवा पीछे निकलती है और जहाज को आगे की तरफ धक्का मिलता है, जिससे हवा जो है वो आगे, एरोप्लेन जो है वो आगे की तरफ फ्लाई करता है। एक चीज। दूसरी चीज, ऐसी जो हवा अंदर आ रही होती है इसके परों के अंदर, ठीक है, यहाँ इंजन के अंदर, उसका कुछ हिस्सा जो है ना वो एक पिछले इलाके में ट्रांसफर किया जाता है और वहां पे रखा जाता है कंप्रेसर। क्या रखा जाता है, कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर। अब कंप्रेसर का काम क्या होता है, गैस को कंप्रेस करना। ठीक है, अब ऊपर है ना बुलंदी पे हवा जो है उसका पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का कम है, यानी हवा का प्रेशर भी कम है, लेकिन रफ्तार इतनी होती है, बहुत ज्यादा मकदार में हवा आ रही है। अब उस हवा का मेजर पोर्शन तो वो वैसे ही बाहर निकाल देते हैं, कुछ पोर्शन को कंप्रेसर में की तरफ भेजता है। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर उस हवा को कंप्रेस करता है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब करता है। देखो, जब मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। आप जानते हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हुआ तो गैसेस की डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, यानी आप इस तरीके से एक और भी बॉयल्स लॉ भी आपने पढ़ा है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हुआ तो गैस का प्रेशर बढ़ गया। समझ आई बात की? तो वो कंप्रेसर क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है। ठीक है, जो गैस उसके अंदर आ रही है उसको कंप्रेस करेगा, उसका जो है वॉल्यूम कम करेगा। वॉल्यूम कम करने से गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। गैस का प्रेशर बढ़ा मतलब इनडायरेक्टली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया। तो पार्शियल प्रेशर बढ़ने से वो फिर कंप्रेस्ड एयर को थोड़ा सा ठंडा करके वो फिर पूरे कैबिन्स के अंदर जो है वो भेज दिया जाता है, जिससे पैसेंजर्स जो है उनको सांस लेने में मुश्किल नहीं होती और पार्शियल प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। तो इस तरीके से हाई अल्टीट्यूड पे जो है ब्रीथिंग के अंदर जो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि आपको पता है ये जो ब्रीथिंग का जितना भी प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज का, ये पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से है। समझ आ रही है बात की? तो इस तरीके से कंप्रेस करके प्रेशर को बढ़ाया जाता है ताकि जो है सांस लेने में कोई मुश्किल ना आए। उसके बाद प्यारे बच्चों लास्ट पे हमारे पास आखिरी एप्लीकेशन है कि डीप सी के अंदर जाके, समंदर की गहराई में जाकर सांस लेना जो है
उसके अंदर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कैसे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास हमारी फोर्थ है एप्लीकेशन ब्रीथिंग इन डीप सी। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों आप जानते हो कि हमारे पास जो सी लेवल है ना, सी लेवल यहाँ पर हवा का जो प्रेशर है वो क्या होता है 180 एम। कितना होता है 180 एम। ठीक है, उसके बाद अगर आप जाते हो नीचे गहराई में, ठीक है, अगर आप जाओ 33 फीट पे, कितने पे 33 फीट पे जाओगे, प्रेशर हो जाता है 280 एम। ठीक है, अगर आप जाते हो 66 फीट पे तो प्रेशर हो जाता है 380 एम। ठीक है, अगर आप जाते हो 100 फीट पे गहराई में तो प्रेशर हो जाता है आपके पास 480 एम। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप जाते हो 133 फीट पे तो प्रेशर हो जाता है 580 एम। और अगर आप जाते हो 200 फीट पे तो प्रेशर हो जाता है 780 एम। ठीक है, तो जैसे जैसे गहराई में आप जाते हो हवा का प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, आपकी बुक में ये मेंशन है कि जब आप 100 फीट पे जाते हो तो प्रेशर जो है 380 एम तक इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो वैसे तो सी लेवल पे 180 एम है, उसमें 380 एम इंक्रीज करेंगे तो टोटल कितना हो जाता है 480 एम। प्रेशर 480 एम हो जाता है, लेकिन इंक्रीज कितना आता है, वो आता है कितना 380 एम का। ठीक है, इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना। अब प्यारे बच्चों जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं ना, हवा का प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। हवा का प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब जो एयर की हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गोन है, इनके पार्शियल प्रेशर भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, नाइट्रोजन का भी बढ़ता चला जाएगा। अब होता क्या है, आप जानते हो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज की ज्यादती हमारे लिए क्या होती है, नुकसानदेह होती है। ठीक है, अब जब प्रेशर हद से ज्यादा तजावुज कर जाता है ना, तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में जो है उसका प्रेशर, इतना पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है कि उससे हमें जो डिफ्यूजन है, बहुत ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होना चाहती है। ठीक है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। अब उससे क्या होता है, उससे एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ठीक है, टॉक्सिसिटी। अब इसमें क्या होता है, बेहोशी हो जाती है, अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, और एंड पे जो है वो डेथ भी हो जाती है। अब जो डाइवर्स होते हैं ना, जो स्कूबा डाइवर्स उनको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, गैसेस का एक मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं इससे बचने के लिए। वो आपने देखा होगा अक्सर मूवी वगैरह में, किसी में, ठीक है, या टीवी वगैरह में, यूट्यूब पे कहीं भी, तो डाइवर्स जो होते हैं उनके पीछे एक सिलेंडर सा लगा होता है। ठीक है, उसमें ना वो मिक्सचर ऑफ गैसेस इस्तेमाल करते हैं। अब उस मिक्सचर में खसूसियत क्या होती है, उस मिक्सचर के अंदर 2-3 गैसेस ले लेते हैं, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग, और उनका दरमियान प्रेशर को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ना, वो क्या रहे 159 टॉर के बराबर, ताकि उसको नीचे जाकर सांस लेने में कोई दिक्कत पेश ना आए। समझ आ रही है? तो जो दो मिक्सचर है ना, पहले शुरू में जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जो नाइट्रोजन है इसकी भी हद से ज्यादा जो, अगर क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का इस्तेमाल है ना, ये थोड़ा सा डेंजरस था। इससे एक बीमारी हो जाती है नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस। ठीक है, इस बीमारी से बचने के लिए फिर ऑक्सीजन के साथ हमने इनर्ट गैस का मिक्सचर इस्तेमाल किया, जिसे क्या बोलते हैं, हीलियम। इस मिक्सचर को बोलते हैं हेलियोक्स। क्या बोलते हैं? हेलियोक्स। तो इस मिक्सचर के अंदर प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेशर को इस तरीके से मेंटेन रखते हैं कि वो कितने पे रहे, 159 टॉर के ऊपर। ठीक है, तो जब वो इस तरह प्रेशर रहता है तो हमें डीप सी के अंदर जाकर भी जो ब्रीथिंग है उसमें कोई किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होती। तो ये थी आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई बात या पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।